हाय एवरीवन। आज का लेक्चर है कंसेप्ट ऑफ वाइंडिंग पर। इसका पहला पार्ट हमने इसमें डाल चुके हैं। ये दूसरा पार्ट है। लेट देम स्टार्ट। माइंडर देख लेते हैं। ये ड्रम वाइंडर में क्या होता है कि एक सिलेंडर ड्रम होता है। ये ड्रम होता है। इसके एडवांटेज भी है ड्रम वाइंडर के, ऐसा नहीं कि एडवांटेज नहीं है, बहुत एडवांटेज है इसके। ठीक है। तो इसके अंदर में देखिए, इसका नाम है सिंगल रोप। दो रोप होते हैं, एक के इसके बीच में डिवाइड पार्ट होता है, और इसका नाम है एक रोप इधर लपटा होता है, एक रोप इधर लटका होता है। ठीक है। तो इसमें से एक रोप निकलता किधर से? एक रोप नीचे से निकलता है, तो एक रोप ऊपर से निकलता है, ऊपर साइड से। एक वाला जब ड्रम सीधा घूमेगा, इस साइड घूमेगा, ऐसे घूमेगा, ये वाला तो ये वाला लपटेगा, एक खुलेगा। जब उल्टा घूमेगा, ठीक है ना, ऐसे घूमेगा ये, तो ऐसे घूमने के कंडीशन में एक लपकेगा, दूसरा खुलेगा। मतलब कुल मिला के ड्रम एक बार सीधा घूमता है, एक बार उल्टा घूमता है। तो उसमें एक केज नीचे आता है, एक केज ऊपर जाता है, फिर दूसरा केज नीचे आता है और एक केज ऊपर आता है। मतलब ये क्रम चलते ही रहता है। और इसके अंदर में सफिशियंट क्वांटिटी ऑफ रोप हमेशा होना चाहिए। दो रिवॉल्व, दो राउंड, मतलब पूरा कंप्लीट 2 राउंड रोप रहना ही चाहिए उसके अंदर, मैंने तो ड्रम चिपक जाएगा। ठीक है। मतलब ड्रम को सपोर्ट देने के लिए रोप का डबल, मतलब यहाँ से लेकर रेगुलेशन में भी दिया है, 2 राउंड पूरा रोप होना चाहिए। मतलब ये कंप्लीट ऐसे एक, और फिर दोबारा फिर लपटना चाहिए ऐसे, ऐसे। इसके बाद इसकी लाइफ है आपकी 3.5 साल। 3.5 साल में आप कितने बार रिकैपिंग करेंगे? हर बार रिकैपिंग करना पड़ेगा 6 मंथ में, या ओवर वाइंडिंग जब होता है तो 6 मंथ में आप 6 बार तो करेंगे ही 3.5 साल में। 2-2 मीटर का रोप काटेंगे, वो रोप को ऐड करके इसमें उतना रोप और ऐड कर दिया जाता है। तो इतना रोप इसका अंदर में ड्रम वाइंडर में होना चाहिए। आपको मैं एक नया अपडेट दे देना चाहता हूँ हमारे माइनिंग गुरुजी ऐप के बारे में। ये माइनिंग गुरुजी ऐप है, इसका ये लोगो है। ऑफर द फॉलोइंग कोर्सेस, ये इसके अंदर में काफ़ी कोर्सेज चलते हैं। जूनियर ओवरमैन माइनिंग सदा रिक्रूटमेंट एग्जाम के लिए है। दूसरा ईएमटी वैल्यूम 1 2 3 डीजे देशमुख का। फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास मैनेजर एग्जाम कोल के लिए, और फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास मेटल के लिए। अभी हम लोग जून में गेट माइनिंग 2025 एग्जाम का कोर्स चालू करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ इस ऐप में आपको रिकॉर्डेड कोर्स मिलेंगे। इसमें ईएमटी वैल्यू 1 2 3 के पूरे वीडियो हैं। जूनियर ओवरमैन माइनिंग सदा के 93 वीडियो हैं। इसके साथ में हमने टेस्ट सीरीज भी बनाया है जूनियर ओवरमैन माइनिंग रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशंस के लिए। इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप प्ले स्टोर से जाकर इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। डम। ठीक है। अब होता क्या है इसके अंदर में, ये ड्रम वाइंडर में हम स्किप इसीलिए नहीं लगाते हैं कि इसके ऊपर में, ड्रम के ऊपर में लोड, और ये ड्रम क्या है ना, एक्सल पे चलता है, काफी बड़ा ड्रम होता है। मान लो 200-250 मीटर का आपका शाफ्ट है, आपका रोप का वेट कितना होगा? क्योंकि रोप का जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो 10 है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी मतलब जितना वेट आप लेके जा रहे हैं, टोटल मिनिमल रोप और स्किप का, उसका 10 गुना। तो 10 गुना रोप का फैक्टर ऑफ सेफ्टी बनाने के रोप का साइज भी मुनेडी में आप जाके देखेंगे तो आपका हाथ में पकड़ाता नहीं है रोप, इतना मोटा रोप है वाइंडिंग का, 2 इंच का साइज है। यदि आप मोनेडी के आसपास का कोई लड़का होगा तो जाके देख सकता है। ठीक है। मैं वो माइनिंग का विजिट कर चुका हूँ 2 बार। तो फैक्ट इतना मोटा रोप है, वो पकड़ में नहीं आता हमारे हाथ में, एक हाथ से तो नहीं पकड़ में आता, कंप्लीट मुट्ठी में नहीं आता वो। ठीक है। मतलब 2 इंच का पाइप के समान है रोप। तो अब इसके अंदर में इतना रोप है तो ड्रम का साइज कितना बड़ा हो जाएगा? ठीक है ना, ड्रम का डायमीटर बड़ा हो जाएगा, ड्रम का साइज बड़ा हो जाएगा। ठीक है। और ड्रम चपट जाएगा, इसका एक्सल भी बहुत मजबूत, तो ये इसको हम चला ही नहीं सकते।
ठीक है, स्किप को हम ड्रम वाइंडर में नहीं यूज कर सकते, स्किप को नॉट यूज्ड, ये याद रखिएगा 100%। 1 टन 2 टन 4, देखिए एकदम 100% नहीं है कि हम स्किप का बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते। हम 5 टन तक का कैपेसिटी का यदि स्किप लगाना चाहते हैं ड्रम वाइंडर में तो लगा सकते हैं, इसके लिए कहीं कोई देखिए ये कोई कानून नहीं है, नॉट लॉ, बट टेक्निकली आपको यूज करने में दिक्कत है। ये दोनों चीज समझा दिया। कोई कानून नहीं है कि ड्रम वाइंडर में आप स्किप का यूज नहीं कर सकते, ठीक है, कर सकते हैं आप, आराम से कर सकते हैं, बट आप 10 टन 20 टन का यूज नहीं कर सकते। 5 टन 4 टन 3 टन, सिंगल टब में 1 टन आता तो कम से कम इसमें 4 टन कोयला तो आएगा ना, तो लगा सकते हैं, और बहुत कम माइंस में हमारे पास में ये सिस्टम है। अब इसका एक एडवांटेज, ड्रम का एडवांटेज क्या है, देखिए इसमें हमको यदि प्रोडक्शन ज्यादा करना है ड्रम वाइंडर में, तो इसके केज के साइज चेंज कर देते हैं हम लोग, केज, ध्यान से पढ़ना है इसको भाई। सिंगल टब, ठीक है, एक टब आएगा, एक टब आएगा फिर निकलेगा, फिर दूसरा टब आएगा, मतलब एक बार में एक ही टब आएगा, ठीक है। आदमी जा सकते हैं, आदमी जाने के लिए कितना है, 0.2 स्क्वायर मीटर पर पर्सन रेगुलेशन बोलता है। तो जो साइज होगा उतना आदमी जाएगा, उसके लिए कहीं कोई बाइंडिंग्स नहीं है। जो साइज है 10 जाएगा, जैसे लिफ्ट में नहीं लिखा जाता कि 8 आदमी से ज्यादा नहीं होना और 700 kg से ज्यादा नहीं होना। 700 के हम तो घसीट हम तो ले जा लेंगे, हमारा बाइंडिंग बहुत ताकतवर है, बट जगह तो हो ना आदमी को खड़े होने के लिए, धक्का मुक्की करके क्या फायदा, और हमारे अपने हाथ में है वो। तो इसके लिए मैनेजर नोटिस निकालता है कि इसमें इससे ज्यादा आदमी नहीं होंगे, और जो बैंक्समैन है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो जाने ही नहीं देगा आपको। बैंक्समैन यदि आप जबरन करोगे ना तो वाइंडिंग का घंटी च नहीं बजाएगा, वो आपको पकड़ के रोक तो सकता नहीं है, ठीक है। तो वो बैंक्समैन क्या है, घंटी च नहीं बज, जब तक उतरोगे नहीं मैं घंटी च नहीं बजाता, तो बाइंडिंग ही नहीं चलेगा, तो करोगे के अंदर केज में बैठ के, ठीक है ना, ये पावर है, ठीक है। ये बैंक्समैन जो है ना आपका कंपिटेंट पर्सन आता है, ये अच्छा अधिकार वाला आदमी है, ठीक है। ये सुपरवाइजर कैटेगरी में आता है, एक्चुअली उनकी जो भाषा है बैंक्समैन की वो सुपरविजन की कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये केज होता है सिंगल टब, पहला। दूसरा होता है टेंडम केज, इसको टेंडम केज बोलते हैं। सिंगल केज, ये टब की जगह आप लिख लीजिए सिंगल केज। ये नोट्स बनाते चलिए, यदि आप बना सकते हैं तो मेरे साथ साथ, और नहीं तो आप बाद में बना लेना वीडियो के साथ, जितना बना सकते हैं अभी आप बना लीजिए, ठीक है ना। ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो टेंडम केज, मल्टी डेक, बहुत सारी जगह पे, इसको समझ लीजिए एक एक करके, ठीक है। एक एक करके क्या समझना है इसमें, पहला वाला तो मैंने समझा ही दिया। इसमें एक ही टब आएगा, वन टब ओनली। टेंडम केज में क्या होता है, देखिए ये वाला टेंडम केज, इस टब, इसमें क्या होता है, टब केज का साइज बड़ा होता है, मतलब ये रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होता, ये रेक्टेंगल साइज में होता है, रेक्टेंगल साइज। इसके लिए शाफ्ट पहले से प्लानिंग करना पड़ता है, शाफ्ट का साइज भी आपको बड़ा रखना पड़ता है, रेक्टेंगल साइज में होता है। इसमें क्या कहते हैं, एक साथ में 2 टब इसके अंदर में आ जाते हैं, इसलिए इसको टेंडम केज बोलते हैं, ठीक है। नीचे से मैनुअल एक बार में एक ट्रिप करेगा, 2 टब आएगा, 2 टब खाली नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, और 2 टब लोडेड ऊपर आएगा। तो जिसमें एक एक टब आता था अब यहाँ 2 2 टब आने लगेगा, समझ रहे हैं? तो जब 2 2 टब आने लगेगा तो आपको क्या फायदा होगा कि डबल प्रोडक्शन हो जाएगा आपका,
यदि खदान के अंदर कोयला पापा आ रहा है तो आपका प्रोडक्शन में हैम्पर नहीं होगा, पहली चीज। अब इसका ड्रॉबैक क्या है कि आपका यदि रेक्टेंगल साइज का यदि आपने टेंडम केज बना दिया तो इसका ड्रॉबैक ये कि है कि शाफ्ट का साइज बड़ा करना पड़ेगा, पहले से प्लानिंग करना पड़ेगा। साइज है, ये मेटल माइनिंग में बहुत जगह है, इंक्रीज करना पड़ेगा। चलिए, इंक्रीज करना पड़ेगा। अब इसका अंदर में एक ड्रॉबैक इसका सबसे पहले है कि शाफ्ट सिंकिंग की कास्ट बहुत ज्यादा आएगी। इसका अल्टरनेट फिर क्या देखा गया कि क्यों हम इसको शाफ्ट का साइज को बड़ा करें, ठीक है। तो हम क्या करते हैं फिर, इसी में जो केज है इसके ऊपर में एक केज और रख देते हैं। जो डबल डेकर बस चलती है ना, एक के ऊपर एक, अभी लखनऊ से दिल्ली के लिए भी चालू होने वाली है, ठीक है। कल के पेपर में दिया हुआ था कि लखनऊ से दिल्ली के लिए भी एक अलग रूट बना दिया उन्होंने, दो रूट पहले से चालू है, तीसरा रूट भी बना दिया है, ठीक है। उसमें डबल डेकर ट्रेन चलेगी, उसके इलेक्ट्रिसिटी के पोल भी दिखा रहा था, हाइट बढ़ा दिया उसकी, तो ट्रेन चलेगी डबल डेकर की। तो अब डबल डेकर में मतलब नीचे भी आदमी बैठेगा, ऊपर भी आदमी बैठेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही होता है कि एक टब इसमें आएगा, एक टब इसमें आएगा, और दोनों जगह में पिट टॉप के ऊपर में भी और पिट बॉटम के ऊपर में ऐसा प्लेटफॉर्म रहता है। यहाँ से टब आएगा, इसको धक्का मारेगा, इधर बाहर निकल जाएगा, ये आगे चला जाएगा। इसी तरीके से इसमें भी आएगा, इधर से निकल जाएगा, और आपका बाद में जाके इनको आगे एक ही जगह एक ही बंकर में पहुंचा देंगे। इधर से भी क्या है, ये घूम के फिर इसको पिट टॉप लेआउट बोलते हैं, हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। मशीनरीज में जब आएगा, पिट टॉप का लेआउट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। ये टब घूम के फिर वापस आते हैं इधर, इधर से ऐसे उल्टे नहीं आते हैं इसी में। ये टब के लिए राउंड सिस्टम होता है, कुछ टब आप इसको ऊपर में दे देंगे, कुछ टब आप नीचे में दे देंगे। तो ये क्या होता है, ये कहलाता है हमारा, ठीक है, मल्टी डेक। ये बहुत सारी जगह पे है, ये मल्टी डेक कहलाता है। देखिए ये, इसको मैं डबल लाइन खींच देता हूँ तो उससे आपको अच्छा लगेगा। ये हो गया मल्टी डेक, ठीक है, ये मल्टी डेक क्लियर हो गया। ये केज के लिए आपका ये सिस्टम हो गया, ठीक है। मल्टी डेक हो गया, रैंडम केज हो गया, रैंडम एक के बाद एक केज जो रेक्टेंगल साइज में होता है, और तीसरा हो गया सिंगल केज। इस तरीके से केज का काम चलता है, ठीक है। अब आता है स्किप। स्किप मैंने समझा दिया, स्किप का कोई साइज अलग अलग नहीं होता है, बट इसका साइज होता है। आपका मिनिमम साइज जो है, ये तो कोई मतलब ही नहीं है, मिनिमम आपका 5 टन होना चाहिए, और मैक्सिमम जो इंडिया में है, इसकी कोई लिमिट तो नहीं है, बट मैक्सिमम इंडिया में 20 टन है स्किप का साइज। 20 टन मिनिमल एक बार में आ जाता है इसमें आराम से, ठीक है। तो अब आ गया हमारे पास में, ये चीज हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं ड्रम को फिर से। ड्रम अभी हमारा खत्म नहीं हुआ है, हमारा ड्रम अभी खत्म नहीं हुआ है, इसीलिए कि देखिए ड्रम का एडवांटेज देखिए, ड्रम के टाइप्स। हालांकि ये मुझे अभी इसमें पढ़ाना की जरूरत नहीं थी, अभी मसनरी में आएगा ये, फिर भी हम अभी बता देंगे, वहां रिपीट हो जाएगा हमारा। ड्रम का साइज क्या होता है, एक चीज बता देता हूँ मैं। ड्रम का साइज मतलब टाइप हो गया है, साइज तो डेप्थ के ऊपर डिपेंड करता है, रोप के साइज के ऊपर डिपेंड करता है। ड्रम का डाया जो है ना, एक तो डाया में साफ साफ क्लियर कट है, 100 टाइम्स ऑफ रोप डाया। इसका ड्रम का डाया, और सेम हमारा पुल्ली का डाया भी सेम होता है, पुल्ली डाया। ये भी क्या होगा,
100 टाइम्स आप रोप होगा, तो इसमें आपके पास कोई चॉइस नहीं है। ठीक है। अब आता है टाइप्स का। देखिए ड्रम जितने भी हैं सब सर्कुलर ही होते हैं, ये तो बहुत क्लियर है, सभी जानते हैं, क्योंकि ड्रम तो आपको सर्कुलर ही रखना पड़ेगा ना। सर्कुलर ड्रम होते हैं पूरे के पूरे। ठीक है। इसको हम बोलते हैं सिलेंडर। एक्चुअली सर्कुलर गोल होता है, बाकी ये सिलेंडर के टाइप के होते हैं। ठीक है। सिलेंडर होते हैं। अब इसमें क्या है, एक सबसे बड़ा एडवांटेज है कि हम जब मल्टी सिम में वर्किंग करते हैं, मल्टी सिम वर्किंग करते हैं, तो गारंटी नहीं है कि हर सिम एक दूसरे से बराबर डिस्टेंस पे हो। एक सिम हमारी यहाँ पर है, एक सिम हमारी यहाँ पर है, एक सिम हमारी यहाँ पर है। अब बताइए आप कि हमारा केज मान लो एक यहाँ आता है, तो दूसरा केज यहाँ आना जरूरी है, या यहाँ आना जरूरी है, या टॉप पे जाना जरूरी है। ठीक है। टॉप पे रहने का तो कोई मतलब नहीं, बॉटम में रहने का कोई मतलब नहीं, किसी ना किसी डेकिंग लेवल में होना चाहिए, नॉट हैंगिंग। अब इसमें जितना रस्सा लपटेगा उतना खुलेगा। ठीक है। तो एक केज आपका यहाँ आके आपने रोक दिया, इस सीम से सीम नंबर 1, सीम नंबर 2 और सीम नंबर 3, मान लो और भी हो सकती है सीम। तो सीम नंबर 1, सीम नंबर 2 एंड सीम नंबर 3, ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि जब केज को हम यहाँ रोकेंगे तो दूसरा केज हमारा यहाँ रुकना चाहिए, क्योंकि सीम नंबर 3 में यदि जाएगा तो एक तो फिर टॉप पे चला गया, इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ गया एक केज इस जगह पे। केज एक है, एक यहाँ पे केज आ गया। अब इस जगह पे यदि केज को हम रोकते हैं, इसको इस जगह पे यदि रोकते हैं केज को, ध्यान से समझ लेना भाई साहब, और एक केज यहाँ रहना चाहिए, नॉट हैंगिंग और नॉट सस्पेंडेड, मतलब लटका हुआ नहीं रहना चाहिए किसी भी हालत में, किसी भी जगह पे। मतलब ऐसा नहीं कि एक अथवा में लटका है बीच में और एक रुक गया है, उसने अपना मटेरियल रखा, आदमी रखा और चल दिया, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करते हैं कि हमको इसमें इतना रस्सा खुल रहा है, मान लो ये ऊपर से नीचे आ रहा है और ये नीचे से ऊपर जा रहा है, इतना रस्सा लपटना चाहिए। ये हो सकता है कि 20 मीटर हो या 100 मीटर हो, और ये 150 मीटर हो। तब क्या होगा कि जब 100 मीटर रस्सा लपटेगा तो 100 मीटर खुलेगा, किंतु हम चाहते हैं कि 150 मीटर खुले। तब क्या करना पड़ेगा, हमको ड्रम का साइज टाइप बनाना पड़ेगा, ड्रम के टाइप्स। एक तो हो गया आपका सिलिंड्रिकल, दूसरा होता है कोनिकल सिलिंड्रिकल। ये दो साइज बहुत फेमस है। ठीक है। और भी साइज है इसके, बट ये दो ही फेमस है। इसी में कॉनिकल सिलेंडर का भी डबल होता है, इसके अंदर में इसको भी डबल टाइप से बनाते हैं। तो पहले तो समझ लीजिए ये सिलेंडर का कॉनिकल क्या होता है। देखिए एक आपके पास सिलेंडर है यहाँ पे, हम इसको क्या करते हैं, इसको छोटा करते हैं यहाँ पर, और इसका एक यहाँ पे कॉनिकल शेप में इसको चेंज करते हैं, और फिर ड्रम का साइज छोटा कर देते हैं यहाँ पर, ऐसा ऐसा, और ये दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। अब एक रास्ता यहाँ से चलता है, तो एक रास्ता यहाँ से चलता है इस जगह से, ये रोप है, ये भी रोप है। मान लो ये रास्ता खुल रहा है, समझे बात को, ये खुल रहा है, तो ये क्या होगा, ये रास्ता बाहर जा रहा है,
और ये रास्ता अंदर आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ड्रम का साइज मान लीजिए 3 मीटर है, और इस जगह ड्रम का साइज 2 मीटर है। तो एक बार लपेटने में, एक रिवॉल्यूशन होने में कितना मीटर आएगा, है फॉर्मूला मालूम है? ठीक है, पाई डी होता है सरकमफ्रेंस। ठीक है, तो डायमीटर कितना, 3 और 5, पाई होता है 3.14, और मल्टीप्लाई बाई 3, ऑलमोस्ट इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 गुना से थोड़ा ज्यादा होता है, तो 9.42 मीटर ये रास्ता खुलेगा। और यहाँ पर यदि 2 लेते हैं तो 3.14 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना आएगा आंसर, 6.28 मीटर। देखिए ये डिफरेंस आ गया यहाँ पर। एक बार में 9 मीटर खुल रहा है, ये एक बार में 6 मीटर लपट रहा है। तब ऐसी कंडीशन में देखिए कि इस जगह 150 मीटर ले जाने के लिए हमको ड्रम का साइज कितना चाहिए, उसी टाइम पर हमको 100 मीटर रस्से को ऊपर लाने के लिए ड्रम का साइज कितना चाहिए। ये कैलकुलेशंस करिए। ठीक है, और कैलकुलेशंस करके ड्रम को बना के फिट कर दीजिए। बहुत आसान काम है ये। इसके अंदर कैलकुलेशंस पार्ट आता है, वो हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है, एग्जैक्ट आ जाता है ये, क्योंकि पेन एंड पेपर में मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स में कर देते हैं कि ड्रम का साइज कितना रखना है, और ड्रम का साइज, ठीक है ना, जो मैंने बताया कि ये ड्रम का साइज को क्या करना है। और इसमें बकायदा स्लोप बनाते हैं, इसको भी मैनेज करना पड़ता है ये, इस जगह को, क्योंकि रास्ता यहाँ से चल के यहाँ तक आएगा, यहाँ से खुल के, और जब ये क्या होगा कि जब ये रास्ता यहाँ लपट जाएगा तो यहाँ से खुलेगा ये, और ये यहाँ से लपटेगा। तो एक केज, ये वाला केज फिर नीचे से 100 मीटर चलेगा, तो ये ऊपर से 150 मीटर चलेगा। इसको बोलते हैं कोनिकल सिलिंड्रिकल ड्रम। ठीक है, ये दो टाइप के ड्रम बहुत फेमस हैं। और भी ड्रम हैं जो मैकेनिकल की बुक, पार्ट थर्ड बुक में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो मेरे को लगता है समझ में आ जाना चाहिए सभी को। अब हम चलते हैं कोपे सिस्टम और ड्रम वाइंडिंग में। ड्रम तो देख लिया आपने पूरा का पूरा। अब इसका नाम है, हमको देखना होगा कोपे सिस्टम क्या होता है और ड्रम सिस्टम क्या होता है। देखिए आपने अंडरग्राउंड माइन में दो सिस्टम देखा है। अंडरग्राउंड में हालेज के दो सिस्टम होते हैं, है तो बहुत सिस्टम। ठीक है ना, 4 सिस्टम होते हैं हालेज के। ये एग्जाम में भी आया है, मैं लिख देता हूँ इसके अंदर में। एक होता है डायरेक्ट हालेज, दूसरा होता है एंडलेस हालेज, एक होता है मेन एंड टेल, और एक होता है ग्रेविटी हालेज। बट इसका कोई यूज नहीं करता। वन, ये मैंने पढ़ा दिया था, फिर भी पढ़ेंगे हम लोग इसमें। जहां जहां कुछ नया नया आता रहेगा हम बताते जाएंगे आपको। तो उससे एडवांटेज क्या है कि आपका स्टडी बहुत बढ़िया से हो जाएगा। ठीक है ना, और सीरियसली पढ़ेंगे तो आपका अगला एग्जाम में, मैंने पिछले मेरे कोर्स में मैंने कुछ लोगों को तो डिक्लेयर कर दिया था कि इनका सिलेक्शन, इनकी किस्मत ही धोखा दे सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकता, रुक ही नहीं सकता। वो सब हो गए पूरे के पूरे, एक भी नहीं मिस किया जिसको मैंने चिन्हित किया था। ठीक है ना, तो वो समझ में आ जाती है। तो यहाँ पे ये मैन एंड टेल का तो छोड़िए। ठीक है, ये एंडलेस का पार्ट है, ग्रेविटी हालेज तो अलग ही है, ये डायरेक्ट, ये भी अलग है। अब ये दो चीज को हम मेन मुद्दा बनाते हैं इसके अंदर में, किसके लिए, चुनाव टाइप का मुद्दा। ठीक है ना, बोल नहीं लगना चाहिए इसलिए बात करना पड़ता है। तो इसके अंदर में देखिए डायरेक्ट हालेज और एंडलेस हालेज दोनों को बड़े ध्यान से दिमाग में सेट करिए आप, अंडरग्राउंड माइन सभी लोग गए। डायरेक्ट हालेज में क्या होता है, एक ड्रम होता है और रस्सा होता है। एक, ये रोप नीचे जाता है और फिर टब को लेके ऊपर आ जाता है। एंडलेस हालेज में क्या होता है, एक पुल्ली होती है बस, यहाँ ड्रम नहीं होता है।
इसमें 2 से 3 ऐसा लपटने के स्लॉट्स होते हैं, जैसे इसको आप देखेंगे तो ऐसे स्लॉट्स होते हैं इसके अंदर में। ठीक है। और ये स्लॉट आपस में जुड़े रहते हैं, मतलब इसमें इस टाइप से रहता है कि एकदम अलग अलग नहीं, रोप फंस घूमेगा कैसे। तो ये पुल्ली होती है और ये होता है ड्रम। डायरेक्ट हालेज में ड्रम होता है। ठीक है। और एंडलेस हालेज में पुल्ली होती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, क्लिफ्टन पुल्ली। क्लिफ्टन पुल्ली बोलते हैं इसी को। तो जो एंडलेस हालेज होता है, इसमें क्या होता है, एक रास्ता ऐसा निकलता है और यहाँ से घूम के फिर पीछे से इसको ऐसा घुमा के इसको यहाँ से पीछे टेंशन देके दोनों को अलग अलग ट्रैक पर चलाना पड़ता है, इसलिए कि यहाँ से निकलता है। पर इसमें क्या है, एक और यहाँ से रिटर्न आता है। तो इसका नाम है क्या है, रास्ता जुड़ा हुआ होता है। ठीक है ना। तो ये जब चलता है तो एक रोप इधर आता है, एक रोप इधर आता है। तो इससे हमको मतलब नहीं है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको हम काट देते हैं। यहाँ पे ये सिस्टम से हमको मतलब नहीं है। कोपे सिस्टम में इससे मतलब नहीं, इसको हमने हटा दिया। ठीक है। ये पुल्ली का हम यूज करते हैं वाइंडिंग ड्रम की जगह पर। ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग फ्रिक्शन वाइंडर, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन से रोप चलता है। या कोपे सिस्टम वाइंडर, ये, हाँ कोपे फ्रिक्शन वाइंडर या कोपे सिस्टम वाइंडर। इसका नाम में क्या होता है कि इस जगह पे ड्रम की जगह में एक क्लिफ्टन पुल्ली लगा दी जाती है। ठीक है। यहाँ पे क्लिफ्टन पुल्ली लगा दी जाती है और इसमें क्या करते हैं, एक रोप ऊपर से निकलता है, एक रोप नीचे से निकलता है। ठीक है। इसका नाम है 2 से 3 लपेटा रोप रहता है, इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं रहता। और यहाँ पे एक पुल्ली लगी है हेड गियर में, इससे ये नीचे चला गया। एक पुल्ली यहाँ लगी है, उससे ये नीचे चला गया। ठीक है। ये हो गया आपका कोपे सिस्टम। यहाँ पे लगा दिया आपने क्लिफ्टन पुल्ली। इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज हमारे पास में है कि रोप जो है ना, अननेसेसरी रोप नहीं लगता। रोप का वेट बहुत ज्यादा होता है, डब वाइंडर में सबसे ज्यादा सिर दर्द है वो रोप। ठीक है ना, रोप का वेट ही संभालते संभालते ड्रम का हालत खराब हो जाता है। ठीक है ना। और इसमें रोप उतना ही लगता है जितना 2 राउंड के लिए, एक बार नीचे जाने के लिए, एक बार ऊपर आने के लिए। ठीक है। वो भी पूरा नहीं लगता। ठीक है। इसका नाम है ना, अलग से कोई रोप नहीं डालना पड़ता। सिर्फ क्लिफ्टन पुल्ली में 2 से 3 राउंड का जो फ्रिक्शन जनरेट करने के लिए जो रोप होता है वही होता है। ठीक है। अब इसका अंदर में क्या करते हैं कि इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, कि शॉर्ट में लिख दिया मैंने एडवांटेज। पहला चीज तो रोप कम है, इसकी कास्ट भी बचाता है, स्पीड ज्यादा है। ठीक है। तीसरा प्रोडक्शन भी ज्यादा होता है। ये देखिए, ये सब क्वेश्चंस बनते हैं भाई साहब, इसमें से एक पॉइंट दे देगा कि इसमें से क्या नहीं होता है। ठीक है ना। तो ये चीजें हैं इसके अंदर में, एडवांटेज में क्या एडवांटेज नहीं है इसमें से, ऐसा पूछ लेगा। प्रोडक्शन मोर होता है, नो रिकेपिंग, नो ओवर वाइंडिंग। बोलिए कितना सारा फायदा है। इसमें सेफ्टी हुक नहीं लगता, नो सेफ्टी हुक। अरे जब ओवर वाइंडिंग की चांस नहीं है तो सेफ्टी हुक लगा के क्या करेंगे हम इसमें। ठीक है। इतने सारे एडवांटेज हैं इसके अंदर में। ये एडवांटेज इतने सारे हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 ठो। सेफ्टी हुक भी तो सिर दर्द है ना, इसको बार बार 6 6 महीने में खोल के फिट करो।
हर हफ्ते जांच करो, हर महीने जांच करो, ये काम भी खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इसका नाम है एडवांटेज, ये इतने सारे हैं। समझ में आ गया? ये दो टाइप के कॉपी सिस्टम होते हैं, एक ग्राउंड माउंटेड और दूसरा होता है टावर माउंटेड। आप ये सोचेंगे साहब क्या बता रहे हैं, टावर माउंटेड। ठीक है, यहाँ पे ग्राउंड माउंटेड होता है और टावर माउंटेड, ये जो हमने लगाया जमीन पर लगाया। ठीक है, अब ये हो गया हमारा ग्राउंड माउंटेड। और यदि हम ये पुल्ली को हटा दें, ये दोनों पुल्ली को हटा के इसको ही उठा के वहां पे पटक दें, तो जैसे हमारा हेड गियर है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हम सिंगल पुल्ली लगा दें पूरी की पूरी और टावर बना दें। ये कंक्रीट का स्ट्रक्चर बनाते हैं इसको एक्चुअली, ये फिर टावर ये वाला नहीं बनता लोहे का, ये पूरा कंक्रीट के पिलर बनते हैं। ठीक है ना, मतलब पूरा घर टाइप बना देते हैं, यहाँ पे स्लैब डाल देते हैं 8 इंच 10 इंच का। और इसका यहाँ पे पूरा का पूरा वाइंडिंग सिस्टम लगा देते हैं। कहाँ पर? बहुत सारी जगह पे है इंडिया में वाइंडिंग को, इसको टावर माउंटेड बोलते हैं। हेड गियर माउंटेड नहीं, टावर, यहाँ पे टावर बनाना पड़ता है, टावर माउंटेड। ठीक है, यहाँ पर देखिए, एक रास्ता इधर से जाएगा, एक रास्ता इधर से जाएगा। यहाँ वाइंडिंग इंजन मैन बैठेगा, जैसे ही चालू करेगा, ग्रेविटी का तो खेल है, जैसे ही ब्रेक छोड़ेगा एक नीचे जाने लगेगा और एक ऊपर आने लगेगा, फिर स्पीड पकड़ लेगा ये। ठीक है ना, अब ये अपने आप नीचे कैसे जाएगा, नीचे कैसे आएगा, ये मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, इसके अंदर में ये हो गया टावर माउंटेड। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि ये फ्रिक्शन, आपको यहाँ पे फ्रिक्शन देना पड़ेगा, और फ्रिक्शन तभी हो सकता है जब दोनों रोप टाइट हों। इसमें ओवर वाइंडिंग के चांसेस इसलिए नहीं है कि एक केज यदि नीचे जाके बढ़े आएगा तो दूसरा केज आपका ऊपर जा ही नहीं सकता, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, रोप ढीला हो जाएगा यहाँ पर। चलेगा चलेगा बाइंडिंग, पर वो रोप को खींचेगा नहीं। ठीक है, तो ये एडवांटेज यहाँ पे सबसे ज्यादा है। अब यहाँ पर क्या होता है, नीचे से मिनरल आता है और ऊपर खाली आता है, तो इसके नीचे में एक रोप लगा होता है ऐसे। ठीक है, हैवी रोप लगा होता है। और क्या होता है कि इसका जो लोड है, इसके और ये रोप का, यहाँ तक रोप का लोड और एक स्किप का लोड, ये दोनों मिला के इस लोड से ज्यादा हो जाता है, इसका मोर हो जाता है। तो जैसे ये ब्रेक खोलता है, ये नीचे भागने को देखेगा, जैसे ये नीचे भागने को देखेगा, ये ऊपर भागेगा, और फिर उसके बाद में ये स्पीड पकड़ लेगा। मतलब इसको चालू बंद करने का सिरदर्दी नहीं है। बहुत स्पीड, 1 सेकंड, जैसे बड़ी गाड़ियां होती है ना, 150 लाख की, 1 करोड़ की गाड़ी, अब लिखता है ना 15 सेकंड में 100 की स्पीड पकड़ लेगा, वैसी ये है। इसमें जैसे ब्रेक छोड़ता है वो भागता है नीचे की तरफ। ठीक है ना, तो नीचे की तरफ भागने से उसको ये है कि ये फटाफट जो है नीचे जाता है फिर आता है, नीचे जाता है फिर आता है। ठीक है, तो इसका अंदर में देखिए, यहाँ पर एक केज जब नीचे भागता है, तो नेचुरली जब एक चीज भागेगी तो ऊपर भागेगी दूसरी, नॉर्मल है, ये तो प्रैक्टिस है ना, ग्रेविटी का खेल है यहाँ पर। इससे इससे एडवांटेज मिलता है कि इसका जो कैपल है वो खराब नहीं होता, कैपल के ऊपर लोड नहीं आता, नो लोड। ठीक है, सबसे बड़ा एडवांटेज है कैपल के ऊपर में लोड नहीं आता। ठीक है, ये हो गया आपका कोपे सिस्टम ऑफ वाइंडर या फ्रिक्शन वाइंडर। अब इसमें एक चीज और है
कि अब इसका नाम ओवर बाइंडिंग सिस्टम नहीं होता है। नो ओवर बाइंडिंग किसमें? कोपे सिस्टम में। तो अब नहीं होता तो नो री कैपिंग, क्योंकि इसमें रोप ही फिक्स है। रोप को तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, काट पीट ने 1 इंच भी काटा तो आपका केज एक ऊपर एक नीचे लटक जाएगा। ठीक है ना। इसका डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इसका ये है कि रोप यदि टूटता है, रोप यदि टूटता है, दिमाग लगाओ क्या होगा? बोथ केजेस फॉल्स इन बॉटम। ये हालत होने वाली है जब रस्सा टूटा या कैपल खराब हुआ। ठीक है, तो दोनों केज नीचे चले जाएंगे जमीन में, फिर बॉटम में एक साथ। केज वाइंडिंग में किसी का रस्सा टूटता है, किसी का चेन टूटता है, कुछ प्रॉब्लम आती है तो एक ही केज नीचे जाएगा, दूसरा केज नहीं जाएगा, क्योंकि उसका रस्सा अलग है, इसका रस्सा अलग है। इसमें रस्सा अलग है ही नहीं है, एक ही रोप के दो एंड में दो केज लगे हैं। जैसे ये है, आप घर में प्रैक्टिस देख सकते हैं। यदि आपके घर में ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे है तो एक रस्सी को ऐसा डाल के देखिए, आपका जो रेलिंग वेलिंग में फंसा के, है ना, और छोड़ दीजिए, तो दोनों चीज जो बंधी होगी दोनों सिरे में, वो खटाक से क्या करेगी, नीचे भागेगी, धड़ाम से गिरेगी। तो यहाँ पे धड़ाम से जाके गिर जाएगी, पूरा केज वेज नीचे का सिस्टम पूरा बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, एक ये चीज सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इसके अंदर। बाकी तो पूरा फायदे ही फायदे हैं। ठीक है, ये एक सबसे बड़ा नुकसान होता है कि एक केज टूटता है, केज मतलब केज का सिस्टम। बट रसिया ने इसके अंदर में एक बहुत अच्छा सिस्टम बनाया है। हमारे पास में, लिख लीजिए, एग्जाम के लिए बहुत काम का चीज है, सूअर का छाल। कोरबा से कोई होगा तो उसको पता होगा। अब ये माइन शायद बंद होने के कगार पे आ गई है। सूअर का छाल माइन में, रसिया। ठीक है ना, रसियन, हाँ रसियन वाइंडिंग है वहां पर, और कोपे सिस्टम वाइंडिंग है। वाइंडिंग जो है कोपे सिस्टम है। यहाँ पे इसने क्या किया है कि ओवर वाइंडिंग ना हो, तो ओवर वाइंडिंग का तो चांस ही नहीं है। ठीक है, अब सवाल है कि केस टूट गया तो क्या करेंगे? ठीक है ना, केस टूट गया, अब कोई और प्रॉब्लम्स आ गई, रोप टूट गया, सस्पेंशन गियर टूट गया, कैपल निकल गया, तो केज दोनों नीचे जाएंगे। इसके लिए इन्होंने क्या किया है, पैरासूट अरेंजमेंट लगाया है। पैरासूट अरेंजमेंट, पैरासूट बोलने से आपका दिमाग में एक चीज क्लिक कर जानी चाहिए कि पैरासूट होता क्या है भाई। ठीक है, पैरासूट ये होता है कि हम एयर में ट्रेवल कर रहे हैं, एयर में, चाहे आप हवाई जहाज में करो, चाहे जेट में करो, चाहे हेलीकॉप्टर। मान लो आपको इमरजेंसी में कूदना पड़े, तो क्या होता है, एक पैरासूट आपको दिया जाता है, कंधे में फंसा दिया जाता है, और गेट खोल के बोलते कूद जाओ, कोई रास्ता फंसा नहीं है आपके पीछे में। और जब आप 10 20 50 मीटर फॉल करते हैं, ठीक है ना, तो एक तो पैरासूट आपके सिर पे ऐसा खुल जाता है, और आप यहाँ लटक जाते हैं ऐसे। ठीक है, और लटकने के बाद में ये पैरासूट आपको धीरे धीरे प्यार से जमीन में लेके चला जाता है। अब आपकी किस्मत ही खराब हो तो आप नदी में चले जाओगे। ठीक है ना, नहीं फिर भी हाथ पर हिला के थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हैं, पेड़ में लटक गए तो कोई दिक्कत ही नहीं, कोई भी निकाल लेगा। और उस समय नदी में भी बचा लेंगे लोग आपको, क्योंकि ये नदी में भी काफी हेल्प करता है, ये काफी देर तक आपको हैंग करके रखता है, नदी में डूबने नहीं देगा। ठीक है, तो ये पैरासूट का मतलब ही वही होता है कि इमरजेंसी में आपको ये एयर से नीचे जमीन में लाने में सहायता करता। सेम सिस्टम यहाँ पे है पैरासूट अरेंजमेंट का, ये सेम कॉन्सेप्ट है। जैसे ही रोप आपका टूटा,
मतलब कुल मिला के हमारा हवाई जहाज टूट के भाग गया, हमको छोड़ दिया उस जगह पे, तो हमने पैरासूट में लटक गए। सेम है, रस्से ने हमको छोड़ दिया, हम केज है, हम इंसान है वहां पर, केज को हम हम वुमेन मान के चलते हैं, ये केज है। केज के ऊपर का रस्सा यदि छोड़ दिया तो हमारे पास अपना पैरासूट है, किसके पास में? केज के पास में, उसका खुद का ऑन पैरासूट है उसके पास में। ये पैरासूट अलग टाइप का होता है, ये स्प्रिंग लोडेड पैरासूट होते हैं। जैसे ही रस्सा टूटता है तो रस्सा के साथ में जो रोप होता है ना, आपका वाइंडिंग का जो रोप होता है, यहाँ पर जहाँ पे टाई रहता है, इसमें यहाँ पे कैपल नहीं होता, पूरा रोप को यहाँ पे टाई किया जाता है। और यहाँ पे जैसे रेलवे में आप इंजन में देखे होंगे, चक्के में एक बहुत बड़ा मोटा स्प्रिंग लगा होता है, उस टाइप का स्प्रिंग लगा होता है। जैसे ही ये रस्सा टूटता है, इसके ऊपर में लोड खत्म हो जाता है, लोड खत्म हो जाता है तो स्प्रिंग दबा रहता है, ये स्प्रिंग खटाक से खुलता है ऐसा इतना, और इसमें लीवर लगे होते हैं, ठीक है। ये जैसे लीवर लगे हैं तो ये खुलता है, तो ये लीवर को खींचता है। और यहाँ पर कोपे सिस्टम में मैंने पहले भी बताया था आपको कि कोपे सिस्टम में रोप नहीं होता, गड़ा होती है या चैनल होती है, ऐसा ऐसा चैनल है। तो इसके एंड में चारों साइड में, किसके? केज के ऊपर भी नीचे भी, ठीक है, यहाँ पे रोलर्स लगे होते हैं ऐसे, जैसे स्केटिंग नहीं करते हैं बच्चे लोग, स्केटिंग के जो रोलर्स होते हैं ना ऐसे, चार ठो रोलर्स होते हैं ऐसे, इसके ऊपर बच्चा पैर रख के अपना घूमता रहता है मस्त दोनों में। अच्छा एक्सपर्ट हो जाते तो ढेर मस्त मस्ती करते हैं लोग। तो वैसे सेम होता है, और ये 24 घंटे केज के साथ ऊपर नीचे घूमते रहते हैं। जैसे ही ये टूटता है तो ये स्प्रिंग खुल जाता है, और खुलने के बाद में इसको खींचता है। जैसे खींचता है, ये इसको क्या करता है? पकड़ लेता है, किसको? चैनल को। तो दोनों केज अपने अपनी जगह से 10 मीटर तक मैक्सिमम जा सकते, मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम ट्रेवल कर सकते। जैसे हमारा पैरासूट है, पैरासूट आप हवाई जहाज से कूदोगे और तुरंत खुल जाएगा ऐसा नहीं होता, उसके लिए 10 20 50 मीटर नीचे आपको हवा में आना पड़ता तब खुलता है। सेम यहाँ पे भी खुलता है 10 मीटर के बाद, मतलब 10 मीटर के अंदर खुल जाता है, और केज वहां पे लटक जाता है। तो ऐसा टूटने से या सिस्टम टूटने से ये यहाँ पे काम करता है, इसको पैरासूट अरेंजमेंट बोलते हैं, इसको लिख लीजिएगा। और ये पैरासूट अरेंजमेंट जो है, ये सूरा कछार माइन में एक ही जगह पे है इंडिया में। सूरा कछार अंडरग्राउंड माइन एससीसीएल में आती है, कोरबा में है ये। सूरा कछार माइन कोरबा में आती है, एससीसीएल माइन, इसको मैंने देखा है। एक बार गया था मैं वहाँ पढ़ाने के लिए कोरबा, तब उसको देख के आया था मैंने। ठीक है, उसके आगे 2 3 असिस्टेंट मैनेजर मेरे क्लास में थे, तो बोले चलिए सर आपको दिखाते हैं हम, तो गया था, देख के आया था मैंने। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे हुआ सेटअप। ठीक है, तो वाइंडिंग का बाकी जो सिंकिंग है वो हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे। अभी हम लोग क्लास को इसी जगह समाप्त करते हैं, ठीक है ना। थैंक यू।